एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% को पार कर चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार लोग एसआईपी क्यों बंद करा रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि असली खतरा अभी बाकी है? ये जो डर का माहौल चल रहा है, ये जो दिक्कत वाली बात है मार्केट में, सारे इन्वेस्टर्स, चाहे कि डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, एसआईपी इन्वेस्टर्स हो, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए। वो क्या है असली खतरा और क्यों बंद हो रहे हैं? आज हम जरा डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले हमने मार्केट पर बात करा था कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 88% चला गया था। जनवरी में 109% जा चुका है स्टॉपेज रेशियो। बात करते हैं अभी। देखो, खबर कुछ पहले बता देता हूं। मार्केट गिरा तो एसआईपी करने वालों का बिगड़ गया मूड। कुछ ऐसा किया जिसे देख मार्केट पंडितों ने पकड़ लिया माथा। यानी कि अब जो माहौल है इस वक्त, मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट भी माथा पकड़ के बैठे हैं कि क्या हो क्या रहा है, क्यों है। बात करते हैं। देखो, भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जनवरी में 109% जा चुका है। अब 109%, आप सोचोगे मतलब 100% से ज्यादा सारे के सारे एसआईपी बंद ही हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जितने एसआईपी नए खुले उसकी तुलना में पुराने एसआईपी कितने परसेंट बंद हुए, तो वो एसआईपी बंद होने की तुलना 109% चली गई है। अब एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा कि कितने बंद हुए, कितने खुले, वो एयूएम कितना है, सारे नंबर वाइज बताऊंगा, डेटा वाइज। ठीक है, तो सब्र बनाए रखिए। देखिए, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ये भी वही कह रहा है कि नेगेटिव जा रहा है। एसआईपी फ्लो 26,400 करोड़ जनवरी में 100% को क्रॉस कर चुका है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। फिर अभी मन में सवाल आ रहा होगा, क्या एसआईपी स्टॉपेज रेशियो सारे बंद हो गए क्या? नहीं, सारे बंद नहीं हुए हैं, बताता हूं अभी। अच्छा, ये हमने बात कर ली। अब हुआ क्या, जरा ये समझिए। जनवरी 2025 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ के 109% हो चुका है। 61 लाख एसआईपी बंद हो चुकी है। अब आप पूछोगे कि 61 लाख अगर एसआईपी बंद हो गई है तो बचे कितने हैं मार्केट में? टोटल एसआईपी था कितना? ये सब नंबर भी शेयर करूंगा, सारा डेटा बताऊंगा अभी आपको। मई 2020 में कोविड लॉकडाउन में क्रैश के टाइम पे जो आंकड़ा था वो 80% के आसपास था। यानी कि कोविड, जो कि सबसे बड़ा क्रैश अब तक का माना जाता है, उस वक्त भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो था वो 80% था। और अभी के समय ये 100% को पार कर चुका है। यानी कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए गंभीर समस्या कोविड का टाइम से भी ज्यादा हो गया इस वक्त। बात करते हैं अभी क्यों बंद हो रही है एसआईपी। 2020 के बाद इन्वेस्टर्स की तादाद 4 गुना बढ़ी है। देखिए, एक चीज समझिएगा, 2020 के बाद यानी कि कोविड के बाद नए इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत बढ़ी है। मतलब बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स में नए इन्वेस्टर्स यहां पे आए हैं। और ये नए इन्वेस्टर्स कौन है? मैं इनको ऐसा देखता हूं, ये बेसिकली इमेच्योर इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं। इमेच्योर कहने का मतलब जिन्होंने मार्केट के अप डाउन ज्यादा नहीं देखे हैं, मार्केट का सिर्फ गुड टाइम देखा है, अच्छा समय देखा है, सिर्फ बढ़ते हुए मार्केट को देखा है। तो जिस आदमी ने बुरा समय नहीं देखा, मैं तो कहता हूं चाहे शेयर बाजार हो या आदमी, जिसने बुरा समय नहीं देखा वो आदमी मैच्योर नहीं हो सकता। ऐसे ही 2020 के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने बुरा समय नहीं देखा है, वो बुरा समय पहली बार देख रहे हैं। और इस बुरे समय में जो टिका रहा वो मैच्योर बनेगा। इस बुरा समय का मतलब क्या समझाता हूं। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा को जरा सा भी डांट दो वो रोने लग जाता है। ये इमेच्योर इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे ही हैं। ये हल्का सा भी मार्केट का बुरा समय देखेंगे ना, डर जाएंगे, रोने लग जाएंगे। रोने लग जाएंगे मतलब ये भागने लग जाएंगे, एसआईपी बंद करने लग जाएंगे, स्टॉक्स बेचने लग जाएंगे। ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो कोविड के बाद ज्यादातर इमेच्योर इन्वेस्टर आए हैं, और जब इतनी बड़ी संख्या में इमेच्योर इन्वेस्टर हैं तो इनके भागने का रेशियो भी बढ़ेगा। आप उस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। सितंबर 2024 में मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर था, यानी कि पीक पर। और आप जानते हैं ज्यादातर इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं, जब मार्केट भाग रहा होता है तो वो ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं। लेकिन रियलिटी में होना क्या चाहिए वो हम बात करेंगे अभी। 2020 के बाद नए पार्टिसिपेंट आए, ये हमने बात कर लिया। अच्छा, ये जरा ध्यान दीजिएगा इनके बारे में। ये बेसिकली हैं कौन? एस नरेन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आईसीआईसी प्रू के। इन्होंने एक ऐसी बात बोली है जो मार्केट के फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स, सारे थर्राग हैं। ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है भैया, आईसीआईसी प्रू के हैं। टॉप 3 एएमसी में आते हैं ये देश के, और 9 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं ये। इन्होंने क्या बोला है जरा भी समझते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है कि 2025 का साल जो है, ये इस साल इतना जोखिम भरा साल है कि इन्होंने इसको 2010 और 2008 वाले जो क्रैश हुआ था, जो बड़ा क्रैश था, उससे इन्होंने इनको कंपेयर किया है। यानी कि वो जितना जोखिम भरा साल था 2008-10 वाला, 2025 उसके बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये भी समझते हैं। ये कह रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में खतरे की घंटी है सबसे ज्यादा। क्यों? एग्जैक्ट इनके सेंटेंस हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, एग्जैक्ट इनका सेंटेंस में बताता हूं।
मिड और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। अगर आपने 2023 के बाद छोटे और मिड कैप स्टॉक में एसआईपी शुरू की है तो आपको कमजोर रिटर्न मिलने का खतरा अधिक है। 2023 के बाद भैया अगर आप मार्केट में आए हो, एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में, तो आपको कमजोर रिटर्न, या मैं तो कहता हूं नेगेटिव रिटर्न, अभी दिखाऊंगा कैसे नेगेटिव रिटर्न मिलने का खतरा अधिक है। 20 साल का एसआईपी यानी कि 2025 से 2045 तक, यानी कि लंबी अवधि में यह ठीक रह सकता है। यह कहना यह चाह रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और कम से कम 20 साल का हॉरिजन लेके आए हो कि हमको 2045-50 तक तो इन्वेस्टेड रहना है एसआईपी में, तो आपके लिए ठीक है, ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि मार्केट बाउंस बैक करता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और वो भी 2 साल 2023 के पहले बाद आए हो तो आपके लिए खतरा भैया ज्यादा है। अभी दिखाऊंगा लाइव सब डेटा के साथ। अब पहले दिखाई देता हूं आपको डेटा के साथ। कहां गया ये देखो, यहां पर मैंने कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, क्वांट है, मेरा है, आईसीआईसी, मतलब सारे बड़े बड़े एसआईपी फंड हैं। अब इनका आप 1 साल का रिटर्न देखो। एसआईपी रिटर्न मुझे यहां सेलेक्ट करना है, एसआईपी रिटर्न मैंने ले लिया। अब देखो एसआईपी रिटर्न 1 साल का भैया, सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 3%, 4%, 4 माइनस लाल में है, -3%, -4%, यानी कि सबसे ज्यादा 1 साल में, ये 1 साल का ले रहा हूं मैं, 1 साल में सबसे ज्यादा अगर रिटर्न किसी कंपनी ने दिए हैं वो 0.25% है। 0.25% 1 साल में है, और बाकी तो माइनस 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 माइनस। अच्छा, माइनस को अगर मैं ऊपर लाऊं तो आप देखो -13%, -11%, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, -13 क्वांट, महिंद्रा एंड महिंद्रा 11, आदित्य बिरला भैया 11, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 1 साल में। तो हालत इतनी बुरी है। अब आप कहोगे क्या इसी के लिए एसआईपी करने आए थे? भैया 1 साल में अगर कोई 1 लाख रुपए लेकर के आया होगा, उसका पैसा 10% के हिसाब से 90,000 रुपये रह गया। कोई अगर 1 करोड़ रुपए लेकर के आया होगा, उसका पैसा 90 लाख रह गया, 10 लाख तो हवा हो गया भैया। तो इसी के लिए क्या एसआईपी करने के लिए आए थे? नहीं, तो क्या करें फिर? मैं तो कहता हूं भैया देखो, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ये जो माहौल का गर्मा गर्मी चल रहा है ना, ये गर्मा गर्मी से अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहते हो, तो मैं तो कहता हूं एफडी कर लो इस टाइम पे, क्योंकि ये गर्मा गर्मी कब तक रहेगी, ये माहौल कब तक रहेगा किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। तो इससे बेटर है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, हाँ लॉन्ग टर्म वाले ने बोल दिया ना, चाचा ने, कौन से चाचा, यस नरेंद्र चाचा ने बोल दिया ना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अप डाउन होता रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो भैया इस वक्त अपना प्रॉफिट बुक करके निकलो। अभी ये कह रहे हैं, अभी स्टेटमेंट इनकी दिखाऊंगा, तो निकले तो कहां जाए, पैसा जो आएगा कहां जाए? अरे इस टाइम पे तो एफडी करके छोड़ दो। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 2, 3, 4 साल 5 साल के लिए हो तो एफडी करो। और एफडी में भी अच्छी बात आपको बताता हूं भैया, ये सेकंड भागना मत, ध्यान से सुनिए। अभी क्या हुआ है, आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है 25 बेसिस पॉइंट का। अब आरबीआई ने रेपो रेट जो कम किया है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि एफडी का जो रेट है, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो कम हो सकता है कुछ दिन में। अभी तो बढ़िया है, तो इंस्टेंट अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। अच्छा, आप ये पूछोगे कहां से एफडी करें, कौन से बैंक से, तो मैं कहता हूं स्टेबल मनी चूज करो। स्टेबल मनी में जाओ, बेस्ट एफडी कंपेयर करो। क्या मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा देता हूं, फिर हम चाचा की बात पर आते हैं। ये लो, अब ये देखो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। स्टेबल मनी में ओपन कर लेता हूं, ये मैंने स्टेबल मनी ओपन कर लिया और इसके होम पेज पर आ गया मैं। अच्छा, एफडी रेट्स में ड्रॉप सून, देखो यहाँ लिख के भी आ रहा है एफडी के रेट गिरने वाले हैं। तो आप अगर अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हो, मार्केट की इस वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हो, तो एफडी में पैसा डाल लो, सेफ रहोगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 2, 3, 4 साल 5 साल वाले अगर हो तो ठीक है। अब यहाँ देखो भैया 9.30%, वहां कितना -13%, यहाँ 9.3। और आप एफडी के बारे में आपको पता है कि एफडी अप डाउन का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक बार जो इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स हो गया वो रहेगा आपका, ठीक है, ये अप डाउन नहीं होता। अब यहाँ अच्छी बात ये है कि कुछ और बैंक्स आपको दिखाता हूं। जैसे आप यहाँ पर अगर यूनिटी एसएफ बैंक देखो तो 9% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 9%, वहां -13, -10, इधर 9%। और कुछ चीजें आप देखो और भी है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट, ये सब शिवालिक एसएफ वगैरह देख लो। अच्छा, यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हो कि भैया यूनिटी एसएफ, इस बैंक का तो हमने नाम भी नहीं सुना है, हमारा पैसा कहीं खतरे में तो नहीं है, रिस्क पे तो सुनो मेरी बात चाचा, आरबीआई की एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, जो कि आपके पैसे का 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड करती है। यानी कि आपका 5 लाख तक का एफडी तो बिल्कुल सेफ है, चाहे कितना भी छोटा से छोटा, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोई भी बैंक हो, ठीक है। तो ये आपको जो डर हो सकता था वो डर मैंने निकाल दिया। और कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं, स्क्रॉल डाउन नीचे नीचे करता चला जाता हूं, किसी भी बैंक में आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मंथली आरडी की भी सुविधा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि एफडी कहोगे कि भैया एफडी में तो एक बार पैसा डालना पड़ता है, तो आरडी कर दो।
जैसे एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने करते हो ना, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट, और यहाँ भी कह रहे हैं कि अप टू 9.30% एनुअली हो सकता है। आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो अलग अलग बैंकों में जाकर के। जैसे आप यहाँ पर जाओ, डिस्कवर में जाओ, यहाँ 200 से ज्यादा बैंकों के रिटर्न आप कंपेयर कर सकते हो, कौन सा बैंक ज्यादा आपको दे रहा है उस बैंक के अपना रिकरिंग डिपॉजिट कर लो। ठीक है, और नीचे आओ, और नीचे आओ, ये बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से इस वक्त अगर आप 2-3 साल वाले इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए एफडी बहुत बढ़िया है। और एफडी मैं कहता हूं स्मार्ट एफडी। नॉर्मली आदमी क्या करता है, जिस बैंक में अकाउंट होता है उस बैंक में एफडी करने जाता है, और उस बैंक में क्या आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा हो, ज्यादा मिल रहा हो, कैसे पता करोगे? कंपेयर करना जरूरी है ना। तो इससे अच्छा स्टेबल मनी डाउनलोड करो, कंपेयर करो, बेस्ट एफडी इंटरेस्ट जहां मिल रहा है वहां जाके डाउनलोड करो। और अच्छी बात, आपको स्टेबल मनी के जरिए अगर आप एफडी बुक करते हो तो आपको उस बैंक में अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, और आपका पैसा उस बैंक में ही जाता है। ऐसा निकल को आप कहो कि स्टेबल मनी अगर बंद हो गई तो, अरे स्टेबल मनी सिर्फ एक जरिया है। आपका पैसा स्टेबल मनी के जरिए उस बैंक तक पहुंचेगा, उस बैंक में एफडी होगा, एफडी होने के बाद उस बैंक से आपको ईमेल भी आएगा। स्टेबल मनी सिर्फ एक जरिया है, कल को स्टेबल मनी रहे ना रहे, आपका पैसा उस बैंक में एफडी है। ठीक है, अब आ जाओ मुद्दे पर। आप देखो, और ये चाचा क्या कह रहे हैं, अभी और बड़ी बात कह रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को खतरा। सुनो, मैं नहीं कह रहा, ये चाचा कह रहे हैं, 9 लाख करोड़ मैनेज करते हैं। ये सारा जोखिम आप जैसे निवेशकों द्वारा उठाया जा रहा है। आप जैसे मतलब हम और आप जैसे निवेशकों द्वारा उठाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि निवेशकों या वेल्थ मैनेजरों ने अभी तक इस बात को पूरी तरीके से समझा है। ये कह रहे हैं जितने इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर्स हैं, इनको भी अभी बात समझ में नहीं आ रही कि कितना बड़ा खतरा है, इनको भी समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सभी को सोचने के लिए आग्रह करता हूं। भैया सोचो, ये जो समय है। और ये क्या कह रहे हैं, सुनो, एसआईपी से कम रिटर्न, एसआईपी तब सबसे अच्छा काम करता है जब बाजार अस्थिर होता है और स्टॉक्स का मूल्यांकन कम होता है, यानी कि स्टॉक्स का पी रेशियो कम होता है। यह एक अहम पहलू है जिस पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विचार नहीं कर रही है। आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का वैल्यूएशन बहुत अधिक है, आप चाहे इसकी जिस तरह से एनालिसिस कर लो। ये कह रहे हैं कि आज के समय में भले ही मार्केट गिर गया है, लेकिन गिरने के बाद भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है, यानी कि अभी गिरने की उनकी और गिरने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है। लेकिन ये फंड मैनेजर्स नहीं समझ रहे, ऐसा ये कह रहे हैं कि ये फंड मैनेजर समझ नहीं रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप पे पैसा डाले जा रहे हैं, भैया खतरा है उनमें, ऐसा ये कह रहे हैं 9 लाख करोड़ के फंड मैनेज करने वाले भारत के टॉप 3 एएमसी कंपनी के। अच्छा, मैं इसमें क्या सोचता हूं, मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं भी आऊंगा लास्ट में, मैं क्या सोचता हूं उस पर भी बात करेंगे। कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे यहां तो मैंने स्मॉल कैप आपको दिखाया, कुछ अलग अलग फंड भी दिखा देता हूं, जैसे लार्ज कैप दिखाता हूं। सर एक चीज ध्यान देना, स्मॉल कैप में आप देखो सबसे हाईएस्ट रिटर्न आपको 1.5% का है एक साल में। उसके बाद नेगेटिव की बात करो तो 3%, 4%, माइनस सारे माइनस है। मतलब सबसे लोएस्ट रिटर्न जो यहां इसके अकॉर्डिंग है 13% के आसपास है। मतलब 13, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8 देने वाले माइनस में, सारे माइनस में बहुत ज्यादा है। लेकिन यही अगर आप लार्ज कैप ले लेते हो, मैं क्यों लार्ज कैप की बात ज्यादा करता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं अरे ये आदमी तो रिस्क लेता ही नहीं है, कैसे बहुत बड़े। अरे सर, लार्ज कैप बहुत सारी चीजों में ना बहुत बढ़िया होता है। क्यों? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको ज्यादा झटके बर्दाश्त नहीं है लाइफ में, स्पेशली पैसे को लेकर के, तो आंख मूंद करके लार्ज कैप स्टॉक के अलावा कहीं मत जाइए, झटके नहीं मिलेंगे। जैसे इस समय ये झटके का दौर है, और इस झटके में भी आप देखो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। नेगेटिव ये भी हैं, लेकिन क्या ये 10, 11%, 2%, 4%, 5% दिख रहा है आपको? सर 0.3, 0.75, अगर मैं ऊपर की साइड से भी लूं 10%, 9% 1-2 ही हैं, बाकी 4-3 पे आ गए। लेकिन वहां पे 10-9 वाले कितने ज्यादा थे, -10-9 की बात कर रहा हूं। यानी कि कंपैरेटिवली अच्छा, लार्ज कैप फंड ऐसा नहीं है कि आपको इन बुरे दौर में सेफ रखने का काम करता है, बचाता है, कम झटके देता है। जब अच्छा समय आएगा ना तो लार्ज कैप बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देगा, बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देगा तो बुरे समय में बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं करवाएगा आपको। लेकिन स्मॉल कैप क्या होता है कि जब अच्छा समय आएगा तो बहुत रिटर्न देंगे भैया, 20, 30, 40%, 50%, 60%। लार्ज कैप इतना नहीं देगा। आप अगर उस कैटेगरी में हो कि भैया थम्स अप पी करके आज कुछ तूफानी करते हैं, वो ऋतिक रोशन वाला आता है ना, बाइक उड़ा करके पहाड़ कुदा दिए, अगर उस टाइप के अगर आप हो कि तूफानी करने वाले कुछ भी एकदम मूल जुलूल, स्मॉल कैप बहुत बढ़िया आपके लिए। आप अगर वो दिल की धड़कनों के झटके को बर्दाश्त कर सकते हो तो स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है। लेकिन आप चाहते हो कि भैया रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में,
बहुत दिन में जिंदगी में काम धंधे हैं, कम से कम पैसों के मामले में तो रिस्क नहीं चाहिए, तो लार्ज कैप से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा लार्ज कैप में कंपनी वंपनी का नाम मैं ले नहीं सकता, वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करो। और कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। सर कुछ लोग फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी बात करते हैं, इस समय फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाहिए। चाचा फ्लेक्सी कैप फंड का भी रिटर्न आपको दिखा देता हूं, ये लो सर, एक -1%, -1, ये भी आपको लार्ज कैप से ज्यादा ही नेगेटिव रिटर्न है। यानी कि रिटर्न के मामले में मैं देख रहा हूं कि लार्ज कैप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्लेक्सी से। अगर आप कौन से वाले हो, तूफानी करने वाले नहीं हो, तो तूफानी करने वाले तो हो तो फिर तो स्मॉल कैप से अच्छा कुछ है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो मैंने आपको खोल के डेटा दिखा दिया कि फ्लेक्सी से भी अच्छा लार्ज कैप इस बुरे समय में परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है नेगेटिव ही, लेकिन कम नेगेटिव है। अच्छा एक और चीज ये क्या कह रहे हैं ये चाचा, ध्यान से समझिएगा। हाँ ये वाला, ये कह रहे हैं, अच्छा नहीं इसमें कह रहे हैं ये। अच्छा हुआ क्या, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया ना, उसके बाद थोड़ा बवाल हो गया। बवाल कैसे हो गया, कई सारे फंड मैनेजर्स ने इन पर उंगली उठाई कि भैया आप इतने बड़े, इतने दिग्गज हो, इतने पुराने आदमी हो, कैसी बात कह रहे हो, इन्वेस्टर्स डर जाएंगे, फंड मैनेजर का नुकसान होने लग जाएगी, कैसी बात कर रहे हो आप। तब इन्होंने स्टेटमेंट को और रेक्टिफाई किया और अगला स्टेटमेंट ये दिया कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नाराज मत हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने 5 साल के रिटर्न को प्रोटेक्ट कर लो अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के इन्वेस्टर हो तो, चाहे एसआईपी के जैसे भी। 5 साल के रिटर्न को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, यह भी आपको समझा देता हूं। आप अगर ये देखो, मैंने स्मॉल कैप ले लिया, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फिर से दिखाता हूं आपको। ये कह रहे हैं सर देखो 1 साल का तो नेगेटिव रिटर्न है ना, लेकिन 5 साल का अगर आप देखो तो कुछ म्यूचुअल फंड ने 95% का रिटर्न दिया है, किसी ने 76 दिया है, किसी ने 88 दिया है। अब एक चीज समझिएगा, जिस म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 76% रिटर्न दिया है, उसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में -6% का रिटर्न दिया है। तो 76 - 6, कुछ तो उस आदमी का पॉजिटिव पोर्टफोलियो होगा ना, अगर वो 5 साल से इन्वेस्टर है तो नरेंद्र चाचा ये कह रहे हैं कि जो 5 साल में जो भी आपको पॉजिटिव कमाई है उसको निकालो मार्केट से और निकलो यहां से। ठीक है, क्योंकि खतरा अभी और आगे बढ़ सकता है, ये कह रहे हैं ये। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं मैं, क्लियर है। तो 5 साल में जो आपका पॉजिटिव पोर्टफोलियो बना है, अभी जो भी नेगेटिव है, जितना भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के निकलो, क्योंकि पॉजिटिव में आप हो। आगे जाकर के और ज्यादा कितना नेगेटिव आ सकते हो पता नहीं। ठीक है, अब राधिका जी इस पर क्या कहती हैं। राधिका जी कौन है, राधिका जी हैं राधिका गुप्ता, एमडी सीईओ ऑफ एडलवाइस। ये एस नरेन की सोच से ये थोड़ा सा अलग इन्होंने बोला, अब वही जैसे मैंने फंड मैनेजर वाली बात कही कि बाकी सारे फंड मैनेजर थोड़े नाराज हुए, तो राधिका जी का ये कहना है कि ये इतना एक्सपीरियंस है एस नरेन, ये ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये कह रहे हैं कि कोई ढंग का फंड मैनेजर चुनो और 10 साल तक कान में रुई डाल करके सो जाओ। मतलब ये स्टेटमेंट नहीं उनकी, ये मैं कह रहा हूं, इनका मतलब समझा रहा हूं कि 10 साल तक आराम से रहो, लेकिन अच्छा फंड मैनेजर चुनो। अब मेरा सवाल ये है कि राधिका गुप्ता जैसे लोग, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर, ये तो कह रहे हैं कि अच्छा फंड मैनेजर चुनो। सवाल ये उठता है कि अच्छा फंड मैनेजर का डेफिनेशन कहां है। हमारे पड़ोस में रहता है अच्छा फंड मैनेजर, कौन गोरा दिख रहा है, काला दिख रहा है, लंबा है, पढ़ा लिखा ज्यादा, हम चुन ले उसको। फंड मैनेजर की शक्ल थोड़ी दिख रही है हमारे को, और हम कौन सा उनसे परिचित हैं जो बातचीत करके समझ जाएंगे ज्यादा अच्छा फंड मैनेजर है। तो कहने का मतलब है हमारा तो कंपनियां ही चुनेंगे ना भैया, कौन सी कंपनी बड़ी है, किसका फंड अच्छा है, हम तो पास्ट परफॉर्मेंस देख करके चुनेंगे। तो ये अच्छा फंड मैनेजर चुनने वाली बात मुझे नहीं समझ आई। लेकिन हाँ, इनकी ये बात सही है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, लंबे समय के वाले, टिकने वाले हो, 10-15 साल 20 साल वाले हो, तो आपके लिए ज्यादा खतरे की बात है नहीं। और यही बात इन्होंने भी ऊपर कहा था, जैसा मैंने आपको दिखाया। कहां कहे थे इन्होंने कि आप अगर लॉन्ग टर्म वाले हो, जैसा इन्होंने बोला, अगर 20 साल का व्यू लेकर के आए हो तो ज्यादा खतरे वाली बात है नहीं, शॉर्ट टर्म वालों को दिक्कत है। ठीक है, तो ये राधिका जी का कहना था। अब एक कुछ और चीज आपको, डेटा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, डेटा आपको दिखाऊंगा कि कितने एसआईपी बंद हुए हैं। सर ये जनवरी 2025 का डेटा है। जनवरी 2025 में ये 1026, बेसिकली ये काउंट लाख्स में है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट्स, मतलब शेयर मार्केट में टोटल जितने एसआईपी अकाउंट हैं टोटल, वो लगभग 1000 लाख हैं। अब इसको 1000 लाख बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे वो आप देख लेना, 1000 लाख ये। लेकिन इसमें से जनवरी महीने में 56 लाख नए एसआईपी अकाउंट खुले हैं, लेकिन इसके साथ ही अरे 61 लाख पुराने वाले बंद हो गए।
56 नए तो खुले, 61 पुराने वाले बंद हो गए। तो ये कह रहे हैं कि भैया बंद होने वालों की तादाद ज्यादा है बजाय नए खुलने वालों की। मार्केट इतना अनसर्टेन है अभी। अच्छा, और आप देखें लेकिन एयूएम बढ़ रहा है। जनवरी 2025, दिसंबर 2024, नवंबर 2024, अक्टूबर। आप अगर पुराने से लेकर अब तक का एयूएम का डेटा देखें तो वो आपको बढ़ते क्रम में मिलेगा। 11,000 करोड़ से लेकर के 13,000 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं। और ऐसे ही आप ये रुपए में आप देखें, एसआईपी कंट्रीब्यूशन इन करोड़, 26,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जनवरी में आया है, दिसंबर में 26,000 करोड़, नवंबर में 25,000 करोड़। तो ये एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। लेकिन अब उस बात पे आते हैं, मैं कह रहा था कि असली खतरा अभी आने वाला है। वो क्या खतरा है जरा ये समझिए। आप जरा ध्यान से समझिएगा, कान में से रुई निकाल करके, गाड़ी उड़ी चला रहे हो तो साइड में करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। एसआईपी अगर इन्वेस्टर हो तो अभी बात समझना। देखो, ये मैंने डेटा खोला है एफआईआई का, जो अभी डेली बेच करके, माल बेच के निकल रहे हैं, वो दिखाता हूं। सर जनवरी 2025 में 87,000 करोड़ एफआईआई ने माल बेच दिया, लेकिन उसके पैरेलल 86,000 करोड़ डीआईआई ने खरीद लिया। अब एक चीज समझिएगा, डीआईआई कौन होते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि हमारी म्यूचुअल फंड कंपनियां भी डीआईआई का पार्ट है। तो हमारी डीआईआई मतलब म्यूचुअल फंड कंपनियां, जो एसआईपी के जरिए हम पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनके पास जो पैसा पहुंच रहा है वो ऐसा घर तो लेके जाएंगे नहीं, उनको मार्केट में ही डालना है, शेयर बाजार में ही डालना है। तो वो पैसा वो डालेंगे शेयर बाजार में। तो मैं ये डेटा जो आपको दिखाया, जनवरी 2025 में 26,000 करोड़ एसआईपी का पैसा इन फंड मैनेजर्स के पास पैसा पहुंचा है हमारे आपके एसआईपी के जरिए। वो 26,000 करोड़ इसी का तो पार्ट हो सकता है। इस 86,000 करोड़ जो मार्केट में डाला गया है फंड मैनेजर्स के द्वारा, इसका पार्ट हो सकता है वो 26,000 करोड़। यानी कि हमारा और पैसा ये डीआईआई म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में डाल रहे हैं। दिक्कत क्या है इसमें? गलत कुछ नहीं है, प्रोसेस यही है। दिक्कत कब हो सकती है? जब ये रेशियो घटता चला जाए। आप देखो ध्यान से, सर दिसंबर 16,000 करोड़ एफआईआई ने बेचा, 34,000 करोड़ डीआईआई ने खरीद लिया। नवंबर में 45,000 करोड़ एफआईआई ने बेचा, 44,000 करोड़ डीआईआई ने खरीद लिया। अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के आसपास एफआईआई ने बेचा, वही 1 लाख करोड़ डीआईआई ने खरीद लिया। यानी कि जितना ही बेच रहे हैं लमसम मिलता जुलता ऊपर नीचे करके उतना ये खरीद रहे हैं। सर एक चीज समझना, ये खरीद जो रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है इनके पास? स्टॉक इन्वेस्टर्स प्लस एसआईपी इन्वेस्टर्स, हमारा आपका जो पैसा जा रहा है। अगर इनको पैसा पहुंचना बंद हो जाए, क्या ये इतना खरीद पाएंगे? अच्छा, पैसा पहुंचना कैसे बंद हो सकता है? एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ रहा है, एसआईपी बंद हो रहा है। हम और आप जैसे लोग एसआईपी में पैसा डालना जब बंद करेंगे, इनके पास पैसा कहां से पहुंचेगा? अच्छा, जब इनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो ये नंबर घटेगा। आज तो 86,000 करोड़ खरीद लिया, कल 80 भी नहीं खरीद पाएंगे, परसों 70 भी नहीं खरीद पाएंगे, परसों 60 भी नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, ये तो लगातार बेच रहे हैं, ये कब तक बेचेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन इनके बेचने के अनुपात में ये उस हिसाब से खरीद नहीं पाएंगे, तो सर खतरा कितना बड़ा होगा फिर सोचिए। फिर असली खतरा आएगा, फिर तो डमाडोल, फिर तो आपका पैसा कहां जाएगा? इंडेक्स निफ्टी 23,000 पे रहेगा, 22,000 पे लुढ़केगा, 21,000 पे जाएगा, कहां नहीं जा सकता। तभी मैंने कहा कि असली खतरा अभी बाकी है चाचा। और उसी खतरे का आगा कहेंगे, क्या कहेंगे, उसी खतरे की चेतावनी ये एस नरेंद्र दे रहे हैं। चाहे इनकी बात का फंड मैनेजर कितना भी बुरा मान ले, कोई भी अगेंस्ट खड़ा हो जाए, सर बात में तो चाचा के दम है, बात में तो दम है। अब सवाल ये उठता है कि आप पूछोगे भैया हम एसआईपी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं करें क्या? हम छोड़ दें, निकल जाएं, ये रहें, टिके रहें? अभी आऊंगा, कंक्लूजन पे आता हूं, मैं क्या सोचता हूं ये भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट में अब हम आ ही गए। एक और चीज, और कुछ तो बाकी नहीं था, सारा कुछ मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं क्या सोचता हूं, करना क्या है ये समझिए। सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हो, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 2-3 साल 5 साल वाले हो तो ये समय आपके लिए मार्केट में टिकने का है नहीं। जो प्रॉफिट कमा लिए बेच बाज के निकलो। अब आप पूछोगे बेच बाज के कहां जाए? ऊपर सोल्यूशन दे दिया ना, एफडी करो, स्मार्ट एफडी करो, स्टेबल मनी का पूरा ऐप खोल के आपको दिखा दिया ना, उधर जाकर के पैसा डालो। 9% कम से कम शॉर्ट तो मिल रहा है, इधर तो शॉर्ट कुछ नहीं है, -10 -13। तो शॉर्ट टर्म वाले हो तो इस वक्त मार्केट से आपको दूर रहने की जरूरत है।
लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं भैया। लॉन्ग टर्म देखो, कहावत है ना कि आदमी हो या शेयर मार्केट, जाना इसको ऊपर ही है। तो आज खराब समय है, कल वापस उठ जाएगा। और कैसा कौन सा है इतिहास में पहली बार खराब समय आया है? 2016 का क्रैश, 2020 का क्रैश, 2008 का क्रैश। लेकिन हर क्रैश के बाद मार्केट का क्या होता है? उठ जाता है। तो आज बुरा समय है। इंसान और शेयर मार्केट, इंसान और शेयर, मैंने कहा ना, मजबूत तभी होता है जब वो बुरा समय देखता है। मैच्योरिटी तभी आती है जब वो बुरे समय को झेल के आगे निकलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहूंगा कि भैया ये बुरा समय है, टेंशन नॉट, क्योंकि आप 20 साल वाले हो, शॉर्ट टर्म वाले नहीं हो। शॉर्ट टर्म वाले की तो अलग कहानी है, लेकिन 20 साल वाले हो, 25 साल वाले हो तो टेंशन नॉट। यहां पर वॉरेन बफे क्या कहते हैं, उनकी बात को हमारे को याद करने की जरूरत है। वॉरेन बफे ये कहते हैं कि जब सब कोई ग्रीडी हो रहा हो, लालची हो रहा हो, तो आप डर जाओ, पीछे हटो स्टॉक मार्केट से। ग्रीडी, लालची कहने का मतलब, सितंबर 2024 जब मार्केट अपने पीक पर जा रहा था, उफान मार रहा था, एकदम बढ़े जा रहा था, सब लालची हो रहे थे, सब पैसा डालने आ रहे थे। अरे शेयर मार्केट भाग रहा है, मेरा वाला स्टॉक भाग रहा है, एसआईपी बढ़ रहा है, डालो 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 और डालो। यहां पर समझदार इन्वेस्टर क्या करेगा? पीछे हट जाएगा। ये वॉरेन बफे कह रहे हैं, समझदार इन्वेस्टर क्या करेगा? पीछे हट जाएगा, डर जाएगा, अरे इतना ऊपर जा रहा है, पीछे हटो पीछे हटो। लेकिन जब सारे लोग डरे हुए हैं तो आप लालची बन जाओ। सारे लोग डरे हुए हैं मतलब ये जो माहौल है, ये डर का माहौल है, सारे डरे हुए हैं। भैया लोग 26,000 पे पैसा डालने को तैयार थे, आज 23,000 के नीचे आ गया है, कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है। सोच के देखो, समझने वाली बात है ना। आज मैंने यूट्यूब के अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था कि भैया जब 26,000 था तो सारे डालने को तैयार थे, आज गिर के 23,000 पे आ चुका है, उससे नीचे आ चुका है, कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है। क्यों? आप ही कहते थे ना मार्केट कब गिरेगा मैं पैसा डालूंगा, मार्केट नीचे आए तब तो मैं डालूं, अब नीचे आ गया अब डालो, अब नहीं डाल पाओगे, डर। तो वॉरेन बफे कहते हैं ये समय है जब सारे जहां डर रहे हैं आप लालची बन जाओ, ये खरीदने का समय है, ऐसा वॉरेन बफे कहते हैं, तो खरीदो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि 23,000 या 22,500 पे अगर आ गया है तो इससे नीचे नहीं जा, कुछ नहीं कहा सकता सर, कुछ नहीं कहा सकता। मार्केट हो सकता है यहां से बाउंस बैक कर जाए, या यहां से और नीचे जाकर के 21,000 पे चला जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब पूरा मार्केट डरा हुआ है, वॉरेन बफे कहते हैं जब पूरा मार्केट डरा हुआ है तो आप लालची बनो, खरीदने का समय है। तो समझ आ रही बात मेरी बात? और एवरेजिंग ऐसे ही होती है, किसी को नहीं पता कि अगर मार्केट 26,000 पे 24,000 पे आया था तो 24 से नीचे नहीं आएगा। समझदार इन्वेस्टर्स ने 24,000 पे भी खरीदा, आज 23 पे आया तो 23 पे भी खरीदेंगे, 22 पे आया तो 22 पे भी खरीदेंगे, 21 पे जाएगा तो 21 पे भी खरीदेंगे। इसको एवरेजिंग कहते हैं, क्योंकि मार्केट का किसी को पता नहीं है यार कहां पे जाके रुकेगी ये। ठीक है, एफआई और डीआई का बैलेंस बिगड़ने का डर, ये जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा खतरा, ये सबसे बड़ा खतरा है अगर ये बैलेंस बिगड़ा। क्योंकि इकोनॉमी, ये सब चेन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब लोगों का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा शेयर मार्केट में जाता है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, कंपनियों को पैसा पहुंचता है, कंपनी अच्छा काम करती है, कंपनी बिजनेस डेवलप कर पाती है। लेकिन पीछे से जब इन्वेस्टर ही पैसा देना बंद कर देगा, एसआईपी में डालना ही बंद कर देगा, तो क्या होगा? समझ ना, वो रेशियो जो मैंने आपको यहां पे दिखाया, ये रेशियो बिगड़ेगा और तब असली खतरा आएगा। तो कंक्लूजन मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्या करना है, ठीक। और हाँ, मेरी अगर ये एनालिसिस आपको अगर अच्छी लगी और आज तक किसी ने इतना क्लियर करके नहीं समझाया था, कंफ्यूजन में बैठे थे भैया एसआईपी करें कि छोड़ दें, आज क्लियर हो गया ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बहुत हेल्प मिली इस वीडियो से, ऐसा लिख के बताना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, कि बहुत जरूरी है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि आप पूछते हो ना कि भैया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डीप कहाँ से लाते हो, सारे हम टेलीग्राम चैनल में देते हैं भैया, फ्री। और इसलिए भी जरूरी है कि लोगों ने नकली बना करके बहुत लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई 5,000 ठग रहा है, कोई 20,000 ठग रहा है, कोई 25,000 ठग रहा है। भैया हमारी सारी सर्विसेज फ्री है, मैं कई बार कह चुका हूं, मैं कुछ नहीं बेचता, कुछ नहीं बेचता, मैं दानी आदमी, सब फ्री में दे रहा हूं। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम में, टेलीग्राम का नाम है सागर सिन्हा, उधर लेकर के जाएंगे, आपको कॉल बेचेंगे, पुट बेचेंगे, ये बेचेंगे, वो बेचेंगे, आदमी फिर कहेगा हमारा 10,000 ठग लिया सागर। अरे सागर सिन्हा, वो सागर सिन्हा है ही नहीं, कहां जा रहे हो तुम? सागर सिन्हा के टेलीग्राम पे ब्लू टिक वेरीफाइड है और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। इधर उधर से जाकर को मेरी गलती है, फिर फंसो, फिर वहां 25,000 लुटवाओ, 50,000 लुटवाओ। मैं तो कह रहा हूं वेरीफाइड टेलीग्राम हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और इन्फॉर्मेशन भरपूर मिलता रहेगा, सीखिए और अपनी इन्वेस्टिंग को और बेटर कीजिए। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, बंद करो, फिर मजे लो आप लोग भी, ठीक है।